किसान साथियों, अगर आप धान की फसल में ज़्यादा पैदावार, अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो ये 4 सावधानियां, इन 4 बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तभी धान में अच्छी ज़्यादा पैदावार आपको देखने को मिल पाएगी, भरपूर पैदावार आपको देखने को मिल पाएगी। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। कोई सवाल, कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं वो 4 सावधानियाँ आपको क्या अपनानी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अच्छी किस्म का चयन करना है। अभी भी बहुत सारे किसान साथी ये नहीं जान पाते हैं कि कौन सी किस्में अच्छा उत्पादन देती है, कौन सी किस्में अच्छा उत्पादन नहीं देती है। तो अब पहले तो आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चयन करना है, जो आपके इलाके में अच्छा उत्पादन देती हो उसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। कोशिश करें हमेशा नई वाली किस्में लगाएं, क्योंकि जितना पुरानी किस्में हो जाती है उसमें बीमारियों के प्रति सहनशीलता थोड़ा कम हो जाती है, उसमें बीमारियों का अटैक नई किस्मों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा से होने लगता है। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि हमेशा रोगरोधी किस्म लगाएं, जिसमें किसान साथियों बीमारियों का अटैक थोड़ा कम हो। भले ही थोड़ा कम उत्पादन क्यों ना देती हो, लेकिन उसमें बीमारियों का अटैक कम हो, इस किस्म का ही आपको चयन करना है। क्योंकि भले ही कोई किस्म चाहे जितना ज़्यादा उत्पादन देती हो, लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए आपकी किस्मत सही नहीं है, उसमें बीमारियों का अटैक हो गया, तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। दवाओं के ऊपर आपका खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है और दूसरा नुकसान ये होता है कि आपकी लागत बढ़ती है, साथ में उत्पादन पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। ज़्यादा बीमारी फैल जाती है, ज़्यादा कोई रोग हो जाता है, तो उसमें किसान साथियों हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो हमेशा कोशिश करें रोगरोधी किस्में जिसमें BLB, जिसमें ब्लास्ट वगैरह ना लगे, उसी का चयन किसान साथियों आपको करना है। और अगर आपको नहीं पता है कौन सी किस्म आपको चुननी चाहिए, तो हमने किस्मों के चयन के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, अच्छी किस्मों के ऊपर वीडियो बनाई है। तो आप हमारे इसी चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर धान की किस्म वाली बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप बहुत सारी नई नई किस्मों का भी चयन कर सकते हैं। अच्छी किस्में इस साल भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ किसान साथियों बीज को उपचारित अवश्य करना है। बिना बीज उपचार किए कभी भी आपको धान की जो है वो बीज की बुआई नहीं करनी है। तो बीज को उपचारित करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको लेना है 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, 20 ग्राम आपको लेना है बावस्टिन। इसको आपको 10 लीटर पानी में घोल बना के रखना होता है। इसी 10 लीटर के घोल में आपको 7 से 8 केजी जो आपके धान के बीज होते हैं उसको आपको डाल देना होता है। 24 घंटे तक आपको रखना होता है, उसके बाद में आप बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद में आप छायादार जगह पर इसको रख दीजिए। मतलब पहले भी आपको छायादार जगह पर ही रखना है, धूप में नहीं रखना है। तो इस तरह से आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। अब हमारे ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी हैं जो सही समय पे धान में खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब वो किसान साथी क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खादों का इस्तेमाल करते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं, लेकिन सही समय पे इस्तेमाल ना करने से उनको उतना अच्छा लाभ नहीं मिलता है। तो किसान साथियों आपको समय से खादों का इस्तेमाल करने पर फोकस करना है। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान और रखना है कि यहाँ पर किस्मों के हिसाब से भी आपको जो है वो खादों का चयन करना है। ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जो काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं और ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जो देर से तैयार होती हैं। तो जो किस्म हमारी जल्दी तैयार होती है, अब मान लीजिए कोई किस्म 100 से 110 दिन में ही तैयार हो जाती है, वहीं दूसरी किस्म 130-40 दिन में तैयार होती है। तो यहाँ पे 20-30 दिन का आपको अंतर नज़र आ रहा होगा। तो ये जो 20-30 दिन का अंतर है, ये खादों के रूप में भी अंतर नज़र आता है। जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसमें खाद कम लगती है, जो किस्में देर से तैयार होती है उसमें आपको ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करना होता है। तो खादों के इस्तेमाल के समय भी आपको सावधानी बरतनी है। अब यहाँ पर एक ध्यान आपको और रखना है किसान भाइयों, जब भी आप खादों का इस्तेमाल करें तो सही समय पे करें। रोपाई के समय ही आपको, जो आप रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए। अब अगर आप रोपाई के समय DAP डालते हैं तो 30 से 40 केजी DAP आपको रोपाई के समय ही डालना है। अगर आप SSP डालते हैं तो SSP ही आपको डालना है। और अगर आप NPK डालते हैं, कोई भी आप खाद डालते हो, रोपाई के समय ही किसान साथियों उसका इस्तेमाल आपको करना है। और कोशिश करें कि रोपाई के समय डालें तो अच्छा लाभ मिलेगा। या फिर मान लीजिए रोपाई के समय न डाल पाए हों तो 3 दिन के भीतर आपको खादों का इस्तेमाल धान की फसल में कर देना है। जितना देर से खाद डालेंगे उतना आपको कम लाभ मिलेगा। अगर बात हम खादों की करते हैं तो यहाँ पे खाद डालते समय एक सावधानी आपको बरतनी होती है। सबसे बड़ी सावधानी ज़्यादातर किसान भाइयों को पता होगा, फिर भी ऐसे बहुत सारे हमारे नए किसान साथी हैं जो हो सकता है इसके बारे में ना जानते हों। कभी भी रोपाई के समय जिंक नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखना है। चाहे 33% वाली हो चाहे 21%, आजकल तो बहुत सारी फार्मेट में जिंक आने लगी है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर किसान साथी या तो 33% वाली या फिर 21% वाली जो जिंक सल्फेट आती है इसका इस्तेमाल करते हैं धान में। तो रोपाई के समय आपको नहीं डालना है। रोपाई के 20 दिन के बाद
खाद डालना है, क्योंकि हम रोपाई के समय फास्फोरस वाली खाद डालते हैं, चाहे आप DAP, चाहे NPK, चाहे SSP डालेंगे, इन सभी में फास्फोरस होता है। और फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ आपको जिंक नहीं डालना होता है, क्योंकि ये दोनों खादें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कई बार क्या होता है कि हम रोपाई के समय जिंक और DAP साथ में मिला के डाल देते हैं, बाद में ऐसा होता है कि ये दोनों खादें हमारे पौधे को नहीं लग पाती हैं। अर्थात जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, यानी जिंक और फास्फोरस एक साथ मिल जाता है, तो एक नया तत्व बनता है जिसको हम जिंक फास्फेट बोलते हैं। अब ये नया तत्व अघुलनशील रूप में चला जाता है, पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का मतलब इसमें रिएक्शन हो जाता है, ये जो खाद है ये ख़राब हो जाती है, एक हिसाब से आपकी मिट्टी में पत्थर के समान हो जाती है, जिसको पौधे भोजन के रूप में नहीं ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप दोनों खाद एक साथ डाल देते हैं तो उस साल आपके धान में अच्छी पैदावार नहीं होती है, आपके पौधे में पीलापन, जड़ों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे ज़रूरी बात सिंचाई। अगर आप धान में अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो समय समय पे आपको पानी भी लगाना पड़ेगा। बरसात हो जाती है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन बरसात नहीं होती है तो फिर कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब धान की फसल को पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इन अवस्थाओं में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आप इन अवस्थाओं में पानी की कमी अपने खेत में होने देते हैं तो आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अर्थात खुद ही आप धान में पैदावार कम पाएंगे। तो यहाँ पे कब कब आपको पानी देना होता है? पहली बार तो आपको रोपाई के समय, अक्सर रोपाई के समय बरसात नहीं होती तो हमें सिंचाई करना ही पड़ता है। तो जब आप रोपाई करते हैं तो 3-4 दिन तक पानी रखना होता है। इसके बाद में वही आपको कल्ले निकलते समय पानी की कमी नहीं होने देनी है, पौधे की बढ़वार वाले समय पानी की कमी नहीं होने देनी है। इसके साथ साथ गबोड़ अवस्था यानी बालियाँ बनने वाली अवस्था में भी पानी की कमी नहीं होने देनी है। और जब से बालियाँ तने के अंदर बनना चालू हो जाती हैं उसके बाद में जब तक आपके दाने का भराव अच्छे से ना हो जाए, दाने आपके मजबूत ना हो जाएं, तब तक आपको विशेषकर धान की फसल में पानी की कमी नहीं होने देनी है। चाहे फ्लावरिंग की अवस्था हो, चाहे दाने के भराव वाली अवस्था हो, दुग्धावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, अगर पानी की कमी हो जाएगी पौधे में, अगर मान लीजिए काफ़ी सूखापन हो जाता है तो आपके किसी भी अवस्था में ये नुकसानदायक होगा। अगर आप कल्ले निकलने वाली अवस्था में पानी की कमी हो जाती है तो कल्ले अच्छे नहीं आएंगे। अगर आपकी गबोड़ अवस्था में पानी की कमी हो जाती है तो बालियाँ छोटी रह जाती हैं। बालियाँ निकलने के बाद पानी की कमी रह जाती है तो दाने का भराव नहीं होता है। फ्लावरिंग की अवस्था में पानी की कमी रह जाती है तो भी दाने के भराव में काफ़ी बाधाएँ आती है। तो सिंचाई पर आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको पानी भर के रखना है, हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप काम चला सकते हैं। मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, बस इतना पानी पर्याप्त रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा पानी भर के ही रखना होता है। अब बात सिंचाई की हो रही है तो यहाँ पे एक सावधानी मैं आपको और बता देता हूँ। कभी भी जब धान की फसल में किसान साथियों बालियाँ निकलने वाली हो उसके बाद से आपको खेत में पानी एकदम भर के नहीं रखना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपके खेत में अक्सर आपकी जो धान की फसल है वो बालियाँ निकलने के बाद ही गिर जाती है। कई बार आप बहुत तेज़ बरसात होने की वजह से भी गिर जाती है। और जब खेत में पानी भरा रहता है उस समय मान लीजिए तेज़ से हवा चल गई तो भी फसल गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जब भी आप धान की फसल में जब लास्ट के दिनों में या अंतिम दिनों में जब भी आप सिंचाई करें तो हमेशा कोशिश करें कि शाम के समय सिंचाई करें। जब हवा थोड़ा सा धीरे चलती है तब सिंचाई करें तो बेहतर रहेगा। हवा तेज़ चले उस समय सिंचाई ना करें। और खेत में बहुत ज़्यादा पानी भर के बहुत लंबे समय तक नहीं रखना होता है। हमारे ऐसे बहुत सारे खेत होते हैं जहाँ पे पानी तो जल्दी सूख जाता है, लेकिन कुछ ऐसे खेत होते हैं चिकनी मिट्टी वगैरह वाले जहाँ पे जो खेत में पानी है जल्दी सूख नहीं पाता है, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी भरेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, आपके पौधे गिर सकते हैं। बस यही एक दिक्कत हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कुछ घुलनशील उर्वरक के बारे में तो धान की फसल में उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अच्छी पैदावार के लिए। तो आपको कुछ NPK वगैरह डालना होता है। पहला NPK 19-19-19 डालना चाहिए। इसका इस्तेमाल रोपाई के 25 दिन के आसपास करना चाहिए। 1 से 1.5 kg पर एकड़ तक आपको NPK 19-19-19 डालना है। इससे कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है, पौधे में बूस्टिंग का काम करता है, फसल की बढ़वार में काफ़ी मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक आता है ग्रोथ प्रमोटर जिसको हम सागरिका लिक्विड के नाम से जानते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप इसी समय जब आपके धान में जब आप NPK 19-19-19 डालते हैं तो आपको सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml डाल देना है। अच्छा लाभ मिलता है, जड़ों का विकास तेज़ी से होगा, कल्लों का फुटाव तेज़ी से होगा, पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं। आप चाहें तो सागरिका दानेदार भी डाल सकते हैं। सागरिका दानेदार 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। कोई भी आप एक चीज़ डाल सकते हैं रोपाई के समय, फिर रोपाई से 10 दिन के भीतर लगभग 10 kg पर एकड़ तक आपको डालना होता है। तो कुछ भी आप डाल सकते हैं, चाहे आप सागरिका दानेदार डालें, चाहे आप सागरिका लिक्विड डालें, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना है। और अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो पहली बार 25 दिन पे और दोबारा से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है बालियाँ निकलने से पहले।
तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड आपको 2 बार डालना पड़ेगा, जबकि सागरिका दानेदार आपको 1 बार ही डालना होता है। इसके बाद में अगर हम दूसरा NPK जानें तो दूसरा NPK आपको 05234 धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले डालना होता है गबोड़ अवस्था में, और इसकी भी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा डालनी होती है। इसके साथ में आपको इस्तेमाल करना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी लगभग आपको 100 से 125 ग्राम मात्रा साथ में 1 से 1.5 kg NPK 05234 आपको गबोड़ अवस्था में डाल देना है। साथ में आप सागरिका लिक्विड भी 250 से 500 ml डाल सकते हैं। सभी का अलग अलग घोल बना के एक साथ आप प्रयोग करें। जब भी आप ज़्यादा चीज़ें एक साथ डालें तो अलग अलग घोल बना के आपको इस्तेमाल करना है। उससे पहले कुछ आपको बातों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम एक साथ मिला के नहीं डाल सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको डालने वाले हैं, तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से आप बताइए, हम उसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से ही दे देंगे। इसके साथ साथ जब आपके धान में फ्लावरिंग की स्टेज आती है, फूल आते हैं, उस समय कुछ भी चीज़ें आपको अपने धान में छिड़काव नहीं करनी होती है, स्प्रे नहीं करना होता है। अगर आप उस समय कुछ भी छिड़काव करते हैं तो क्या होता है कि पॉलिनेशन में बाधा आती है, परागण सही से नहीं होता, जिससे आपके दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। तो इस बात का भी आपको किसान साथियों ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी बात, आपको समय से देखभाल करनी है। अगर आप खेत में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या आपके पौधे में कमी दिख रही है, नमी की कमी है, यानी पानी लगाना है या फिर कोई खाद लगाना है, कोई बीमारियों का अटैक हो गया है तो उसका कैसे नियंत्रण करना है। तो इसके लिए समय से आपको अपनी फसलों की देखभाल भी करना होता है। इसके लिए समय से आपको खेत में बार बार, ऐसा नहीं कि रोज़ जाना है, 2-4 दिन पे भी आप जा सकते हैं, इससे भी आपको पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।